ओके बच्चा पार्टी अपन कुछ ऐसे चीजें कवर करेंगे इंग्लिश में जो पीवाईक्यूज है बेसिकली ग्रामर पोर्शन में। तो ग्रामर तो दोनों का ऑलमोस्ट है। राइटिंग स्किल्स में इनको सिर्फ लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग है। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आपका सेम चीज है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल होता है। इनके और आप में सिर्फ एक ही फर्क है कि आपको हेडिंग डालना पड़ता है, इनको उसमें हेडिंग नहीं डालना पड़ेगा, बाकी वही सेम चीज है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। लेटर राइटिंग का तो पूरा पूरा मुद्दा सेम ही है। ठीक है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, द सेम कॉन्टेक्स्ट में आपको लेटर लिखने पड़ेंगे। बाकी जो एनालिटिकल राइटिंग सीबीएसई में है इज द सेम एज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इन स्टेट बोर्ड। ठीक है, ओके। ग्रामर तो दोनों का सेम ही है। ओके, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये बेसिकली 2023 के क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, रीना ऑलवेज, जिससे मैं पूछू वही बताएगा। हाय शाबाश, बताओ भाई साहब। रीना ऑलवेज डैश द ट्रूथ। ए ना, गलत। ना 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 ना, गलत गलत गलत। जब भी आपका सिंगुलर होगा भाई साहब सब्जेक्ट, तब आपका वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, रीना मतलब एक नाम है, तो उसका वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा भाई साहब, इसको याद रखिएगा। स्पीक्स। ठीक है, दिस विल बी द राइट वन। स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, रीना स्पीक्स, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक नहीं होगा। ठीक है, सिंगुलर अगर है तो आपका प्लूरल होगा, अगर प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब होगा इस्तेमाल में। ठीक है, ओके ओके ओके। Select the correct option to fill in the blank for the given line. Bread and butter, my favorite breakfast. Is क्यों हो गया? देखो यहाँ पे प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, है ना? ब्रेड एंड बटर प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आर मत लिख देना, इट विल बी इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर? जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, आपका वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगा। जब आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। Read the conversation between two friends, Ravi and Reena. Complete the sentence by reporting Reena's reply correctly. देखो देखो, एक मिनट। Reena's reply correctly. Reena, lend me 100 rupees. Ravi बोल रहा है, Reena, I don't have it right now, but I will arrange it for you. Ravi asked Reena to lend him 100 rupees, to which Reena replied that she replied that, अब ट्राई कीजिए। She did not have it. क्या बोला तूने? She did not have it right now. Okay, he's saying she did not have it right now. फिर but she will arrange it for you. नहीं, एक गलती फिर भी कर रहा है। अगर चलो फॉर यू की जगह पे फॉर हिम लिखेगा, ठीक है, फॉर हिम लिखेंगे आप, लेकिन एक गलती फिर भी हो रही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये राइट नाउ जो बोला ना, ये राइट नाउ की जगह पे क्या होगा? राइट देन, राइट देन। और ये यू की जगह तो ऑब्वियसली भाई साहब हिम हो जाएगा, यू की जगह पे हिम हो जाएगा, क्योंकि आप थर्ड पार्टी बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो शी रिप्लाइड दैट शी डिडंट हैव इट राइट देन, बट शी विल अरेंज, इस आई की जगह पे हो जाएगा भाई साहब शी विल अरेंज इट फॉर हिम। ठीक है, ये राइट नाउ नहीं लिखेंगे आप। राइट नाउ आप जब बोल रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में यूज होगा, उसी का देन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में आपका देन हो जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, अरे चल ना भाई साहब, यहाँ पे क्या हो? शी डिड नॉट हैव इट राइट नाउ या शी डिडंट हैव इट। डिडंट का देखो, डजंट डिडंट इससे कुछ मतलब नहीं होता है। अगर हमने यहाँ पे डिडंट भी लिखा ना तो ये भी चलेगा। शी डिडंट हैव इट राइट देन, देखो नाउ की जगह पे देन आ गया है, बट शी वुड अरेंज इट फॉर हिम। ठीक है, शी विल अरेंज इट फॉर हिम, शी वुड अरेंज इट फॉर हिम, वो सब चलेगा। ठीक है, ओके ओके। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। ये सब आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। पांडे क्यों? किसी ने बोला उसके लिए मारूंगा? क्यों? प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, तो यहां पर भी कुछ होगा ना।
कैन प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं होता, कैन एबिलिटी के लिए होता है। आई कैन रन फास्ट, ठीक है, व्हेन आई वाज यंग, उसकी जगह पे कुड क्यों यूज कर रहे हैं? उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैन जो है वो कुड में क्यों परिवर्तित हो रहा है। कैन और कुड दोनों एक ही है, एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिर्फ कुड आपका यहाँ पे व्हेन आई वाज यंग, मतलब आप क्या बोल रहे हो? आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो ना भाई साहब। अगर आपने कैन यूज किया है तो वो गलत क्यों हो रहा है? मॉडल हिसाब से वो गलत नहीं है, वो एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। कुड भी मॉडल हिसाब से वो एबिलिटी को ही एक्सप्रेस कर रहा है। कैन और कुड दोनों भी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेंस का मामला है। टेंस का मामला इसीलिए क्योंकि आप जब यंग थे तो यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, और पास्ट में आप कैन नहीं यूज कर सकते। आप कैन को प्रेजेंट में ही यूज करते हैं। आई कैन रन नाउ ऐसा बोलेंगे हम ना, ठीक है। तो यहाँ पे मामला टेंस का है, मामला मॉडल ऑक्सिलरी के यूजेज का नहीं है, मामला टेंस का है, ठीक है। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, तो कैन का हो जाएगा भाई साहब कुड, ठीक है। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो। क्या ये समझ में आ रहा है? आई कुड रन फास्ट, दोनों भी कैन और कुड आपके एबिलिटी को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट वी आर इन सर्च ऑफ अ वर्ड which will be fitting in the past tense, ठीक है। कैन कुड नॉट फिट इन द पास्ट टेंस। कैन को अगर आपने यूज किया तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है? एरर करेक्शन कैन का कुड, ओके। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। हाँ, क्यों हैज बीन सफरिंग? कंटिन्यूस क्यों? हाँ कंटिन्यूस, आईएनजी लग गया तो कंटिन्यूस है, हाँ क्यों? अच्छा ये बोल रहे हैं, सिंस बोल रहे हैं तो इसीलिए ये लग रहा है, ठीक है। टेक्निकली ये राइट है। इन्होंने बोला कि भाई साहब सिंस लग रहा है तो आपका आईएनजी लगेगा, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंस, और इसके साथ आईएनजी का लगने का मतलब क्या है? सिंस मतलब अभी भी वो बीमार है, ठीक है। इट मींस ये बोल रहे हैं कि भाई साहब सैटरडे से वो बीमार, संडे से वो बीमार है, मतलब अभी भी बीमारी कंटिन्यूड है, इसीलिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है। हैज बीन सफरिंग, आप ये ऐसा नहीं है कि सिंस जहां पे यूज होगा वहां पे ये यूज होगा, बट मोस्टली लॉजिक ये है कि अगर कोई पास्ट टेंस में घटना अभी भी घट रही है, पास्ट टेंस से जो घटना है वो अभी भी घट रही है, तो वहां पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग जाएगा, वहां पे आपका आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। तो हीना was suffering, हीना has been suffering from fever since last Sunday, ठीक है। क्लियर? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। fill in the blanks by using the correct word in the bracket. Anyas dash eat all the chocolates kept in the tray. सर जी, हाँ, eaten but right, सक्षम, हाँ, एट मतलब ए वाला, क्यों एट? पास्ट टेंस है ना भाई साहब, ईट का ये हो चुका है। सब चॉकलेट्स खा गई, तो ईट का भाई साहब पास्ट टेंस क्या होता है? एट, ठीक है। ईट का पास्ट टेंस होता है एट, सो इट विल बी एट। आर वी क्लियर? पास्ट टेंस की घटना है, प्योर पास्ट टेंस है, ओके। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। मदर, व्हाई आर यू लुकिंग सो वरिड? डॉटर, माय एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। आया एकदम आपकी कहानी, नहीं आपको कोई वो चिंता ही नहीं। In response to the question of the mother, the daughter replied that, यहाँ पे क्या हो जाएगा नया? That, कह रहे रुको, in response to the question of the mother, तो question already हो गया है। The daughter replied that her exams is approaching, her exams was approaching, no, नहीं। पिंकी, are approaching, anyone else? हाँ, एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, यस हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग होगा, ठीक है। इज नहीं होगा, आर नहीं होगा, वर अप्रोचिंग, ठीक है। हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। देखो वर्स का प्लूरल क्या है? वेर। इज का प्लूरल क्या है भाई साहब? आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ पे एग्जाम्स का प्लूरल होगा, यहाँ पे वर अप्रोचिंग, ठीक है। हर एग्जाम्स वेर इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन ऑफ द मदर, डॉटर रिप्लाइड दैट हर एग्जाम्स, हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, और एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, ठीक है। ओके ओके ओके। द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट कंटिन्यूज टू फैसिनेट
द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। यहाँ पे एरर क्या है और करेक्शन क्या है संजम? अभी हमने डिस्कस किया है, वही लॉजिक लगाइए, सही हो जाएगा। ओए सूरज, शुभम, हाँ अभी हमने लॉजिक एक आपको बताया था, क्या लॉजिक था उसकी अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा पीछे जाइए इस क्लास के शुरुआत में। अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है देखो, शिप टाइटेनिक एंड हर फेट, ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे कंटिन्यूज है, ये आपका कट के कंटिन्यू हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है ये? क्योंकि प्लूरल हो गया सब्जेक्ट तो आपका ये जो हो जाएगा दिस विल बी कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूज की जगह पे, कंटिन्यूज की जगह पे भाई साहब क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। ठीक है, आर बी क्लियर? दैट वुड बी द करेक्शन, कंटिन्यूज की जगह पे कंटिन्यू। ओके ओके ओके। रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग, रिपोर्ट रितु's क्वेश्चन। रितु, वेयर आर यू गोइंग? रितु आस्क्ड। अरे बोला भाई साहब, रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट। और रणदीप को खा गए? अरे रणदीप को खा गए तुम? हाँ, है ना? तो वो नाम तो होना चाहिए ना। रितु आस्क्ड रणदीप, दैट लगाना जरूरी है कि लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, आस्क अगर आपने यूज कर लिया है तो दैट की जरूरत नहीं है। अगर आस्क आप यूज नहीं कर रहे हैं, रितु सेड रणदीप, दैट तभी दैट लगेगा। ठीक है, आस्क आपने यूज कर लिया है। रणदीप वेयर, हाँ वेयर बोलो, ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग। ठीक है, रितु आस्क रणदीप वेयर ही वॉज गोइंग। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? रितु वेयर, अच्छा ये सिर्फ आंसर ही लिखा हुआ है। ओके, रितु आस्क रणदीप वेयर ही वॉज गोइंग, रितु आस्क रणदीप वेयर ही वॉज गोइंग। हेलो हेलो, नहीं नहीं, fill in the blanks by choosing the correct option to complete the slogan. Dash, smile and pass it to others. अरे इजी है भाई साहब। निधि, ऑलवेज, क्यों हवा में चल रहा है ऐसा? ऑलवेज, यस ऑलवेज स्माइल एक जनरल स्टेटमेंट है, एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। ऑलवेज स्माइल एंड पास इट टू अदर्स। ठीक है, ओके। Select the correct option to complete the narration of the dialogue between Anil and Sanjeev. Anil, where are you going? Sanjeev, to the airport. May I drop you there as I am going in that direction? Anil asked Sanjeev where he was going and offered to drop him as Shubham. ज्योति, जल्दी जल्दी। अरे मामला पूरा निपटा तो दिया है, पूरा सब कुछ लिख ही दिया है। Where he was going and offered to drop him as, yeah, Tanya, in and offered to drop him as he, लिख सकते हैं as he was, कौन सा हो जाएगा इसमें? D, as he was going in that direction, ये वाला। ठीक है, as he was going in that direction। ठीक है, as he was going in that direction। ठीक है, ओके। Attractive packages for different tourist destination, मिजोरम, कश्मीर, केरला, गोवा। सक्षम, एरर एरर एरर, हाँ मतलब वहां पे एस लग जाएगा। वेरी गुड भाई साहब। ओके, सो हियर द एरर इज डेस्टिनेशन। इधर क्या लग जाएगा भाई साहब आपका? डेस्टिनेशंस। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? एरर हो गया तो ये करेक्शन हो गया, क्योंकि आपका भाई साहब मिजोरम, कश्मीर, केरला, गोवा 4 स्टेट्स का है। ओके, चलिए अभी हम थोड़ा सा और ग्रामर कर लेते हैं।
बोलो भाई साहब, ये सीबीएसई 2022-23 का क्वेश्चन है. The number of people attending this evening's annual function is dash less than that of the previous years. Fewer, few, less, much. हम्म, बोलिए भाई साहब, सोच के बोलिए. लेस हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी लेस. क्यों फ्यूअर क्यों नहीं होगा? लेस ही क्यों होगा? इट विल बी लेस क्योंकि हम पीपल के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट पीपल आउट हियर. ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, इसको बोलना है. देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार. मच, लिटिल, मैनी, अ लिटिल.
सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है। देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। मच, लिटिल, मेनी, अ लिटिल। हाँ, बोलिए बोलिए जल्दी। इट विल बी मच। देयर इज नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। ठीक है। चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट। एरर पॉइंट करना है। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट। हाँ, क्यों द है? क्यों द है? यहाँ पे भाई साहब प्लेन पे बोर्ड होने की बात हो रही है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्लेन की बात नहीं हो रही है। जब आप पर्टिकुलर प्लेन पे चढ़ने नहीं दिया गया। कौन सा प्लेन? अभी द जब आप बोलते तो इंडिगो का था भाई साहब, कि भाई साहब इंडियन एयरलाइंस का था, ये सब बोलते आप। ठीक है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेन, यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन। ठीक है। लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड, यहाँ पे हो जाएगा अ प्लेन। ठीक है। लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन। ओके, क्या फायदा भाई साहब ये? हाँ, you are pained to see that in your city there is no proper arrangement for cleaning of drains. There are heaps of accumulated garbage and stagnant water. Write a letter to the municipal commissioner of your city complaining about the same, as there is a fear of outbreak of disease. You are so and so. ठीक है। अभी जो डिजीज चल रहा है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। कौन सा डिजीज चल रहा है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कौन सा चल रहा है? हाँ, क्या क्या? चिकनगुनिया? नो, एक डिजीज चल रहा है जिसमें काफी सारे रिपोर्टेड केसेस है। नया डिजीज है ये, नया डिजीज नहीं है, जीबीएस है, का नाम है जीबीएस। ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली इम्यून सिस्टम, ये वायरस जब आता है हमारे, और ज्यादा करके पोल्यूटेड वाटर से आ रहा है। पूना में बहुत सारे, ऑलमोस्ट 100 केसेस हो गए हैं, एक डेथ हो चुका है। मुंबई में भी एक डेथ हो चुका है। ये थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये जल्दी कंटेमिनेटेड वाटर से होता है। इसमें जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम से, जैसे ये वायरस आया तो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम इससे लड़ लेगा, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम से जो एंटीबॉडीज जनरेट हो रही हैं
वो हमारे ही नर्वस सिस्टम को अटैक कर रही है, ठीक है, जिससे बुखार आ रहा है, इंसान चल नहीं पा रहा है, ऑलमोस्ट अपाइज हो जाएगा 3-4 महीनों के लिए, हालांकि क्यूरेबल डिजीज है, ठीक है। सो ये एक है, the authorities have been claiming that the roads in your town have been relaid and repaired, but no such work done is seen. Write a letter to the editor of a local newspaper. आप यहाँ सब लोकल न्यूज़पेपर को लेटर लिख रहे हैं, expressing your concern at the present situation and giving suggestions to resolve the problem. You are प्रभु और पार्वती ऑफ विवेक विहार दिल्ली, ठीक है। अभी लेटर तो हमने बहुत सारे लिख लिया है, प्रैक्टिस भी कर लिया है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा कि मार्किंग स्कीम क्या होती है। जब कोई इन्विजिलेटर आपके पेपर को चेक करता है तो वो क्या क्या देखता है, ठीक है, तो किस तरह से मार्किंग होती है और किस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू हैव टू प्ले अराउंड इन दिस, ओके। तो आपका समझ लो यहाँ पे क्रेडिट राइटिंग स्किल लेटर है, फॉर्मेट पे आपका 1 मार्क्स होता है, ठीक है। फॉर्मेट में क्या क्या आ जाएगा, एड्रेस, कॉमा वॉमा सही से लगाया कि नहीं, पिन कोड डाला है कि नहीं, डियर सर सैल्यूटेशन है कि नहीं, सब्जेक्ट है कि नहीं, अगर वो फॉर्मल लेटर है, और क्लोजिंग, ठीक है, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली जो आप लिखते हैं वो ठीक से है कि नहीं। इस पूरे पे 1 मार्क्स है, और ये आप सदियों से करते आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितने ही सालों से आप ये करते आ रहे हैं, शायद 6 या 7 स्टैंडर्ड से आपका लेटर राइटिंग चालू हो चुका था, ठीक है। और ऑलमोस्ट सेम लेटर्स ही आप साल दर साल लिखते आ रहे, फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल इनफॉर्मल। तो ये कॉन्टेक्स्ट तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज अ स्कोप ऑफ गूफिंग अप हियर, कोई भी स्कोप नहीं रहना चाहिए यहाँ पे गूफ अप करने का। और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, यहाँ पे थोड़ा सा भी आपने गूफ अप किया, भाई साहब यहाँ पे हमने लिख दिया श्रीहर्ष मात्रे बोल्ड में, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, इतना सब कुछ बोल्ड में लिख दिया, आपका पूरा 1 मार्क्स चला जाएगा। बाकी सब कुछ आपका ठीक हो गए तो भी 1 मार्क्स चला जाएगा। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस वन, क्योंकि ये आप सोचिए ना, आप हिसाब लगाइए, अगर 6 स्टैंडर्ड से अभी आप 10 स्टैंडर्ड में हैं, 5 साल से आप लेटर्स लिख रहे हैं, आपके ग्रामर में आ रहा है, और 4-4 एग्जाम देते हैं आप साल के, तो 20 लेटर तो लिख चुके होंगे सिर्फ एग्जाम में, और इसके लिए प्रैक्टिस कम से कम आपको 40 तो करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद भी अगर आप फॉर्मेट नहीं लिख पा रहे तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड पर्टिकुलर अबाउट दिस। ये 1 मार्क्स आपका जाएगा, समझ में आ रहा है, हिसाब लगा लो भाई साहब, ठीक है। तो फॉर्मेट, सेंडर का एड्रेस, डेट, डेट हमेशा कैसा होना चाहिए भाई साहब, जैसे आपका आज 14 फरवरी है, ठीक है, 2025 हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द डेट, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन बहुत सही होना चाहिए। प्रोफेशनल लेटर है, फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, डियर सूरज नहीं लिखना है, ठीक है, डियर सर, डियर मैम, इवन इफ इट्स द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, द नेम ऑफ विच इज नोन टू यू, द नेम ऑफ whom इज नोन टू यू, स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि ये आपका पोजीशन को एड्रेस कर रहा है, ना कि व्यक्तिगत किसी इंसान को, ठीक है। सो दिस हैज टू बी ऑलवेज डियर सर और मैडम और वट एवर यू वांट टू राइट, बट नेवर द नेम ऑफ द पर्सन। ये आपका सब्जेक्ट हो गया जो आपके फॉर्मल लेटर्स में होता है। सैल्यूटेशन में अगर आप अपने मम्मी या पापा को लिख रहे हैं तो उनका नाम मत लिख दीजिएगा, ठीक है, डियर मॉम, डियर डैड, ठीक है। बाकी आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका आप सीधा नाम यूज कीजिए, डियर अनिल दादा मत लिख देना, ठीक है, डियर अनिल ऐसा लिखना, ठीक है। डियर ब्रदर, डियरेस्ट ब्रदर, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डियर अनिल, डियर सक्षम ऐसा लिख दो भाई साहब, सिंपल, ठीक है। नेवर डियरेस्ट, माई क्लोज टू माई हार्ट, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सैल्यूटेशन एंड सब्जेक्ट, लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लार्जली एक्सेप्टेड, ज्यादा करके जो यूज होता है ये योर्स ट्रूली, जब आप किसी एडिटर को लिखते हैं, और योर सिंसियरली किसी भी फॉर्मल लेटर या बिजनेस लेटर जब आप लिख रहे हैं, कोई भी फॉर्मल या बिजनेस लेटर, you are going to close it with yours sincerely. If you are going to write to an editor, yours truly. Clear है? Are we clear on this panam peopleam? समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। फुल क्रेडिट, अभी देखो इससे कैसे मार्किंग होती है। नोट, अगर आपका ये जो फॉर्मेट 1 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ ये सारी चीजें लिख रहे हैं, क्या क्या, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर, इसमें किसी को भी कोई तकलीफ है, इसमें किसी को भी कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया, मुंडी मत हिलाओ, अगर नहीं है तो बोल दो कल एग्जाम में। एड्रेस दिया नहीं, अगर अपने से क्रिएट करो कोई दिक्कत नहीं, अपना एड्रेस तो मालूम ही होगा ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल, एड्रेस दिया नहीं रहेगा तो अपने से क्रिएट कीजिए। टू द एडिटर, टू द एडिटर, नव भारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, दादर वेस्ट, मुंबई के कुछ एरियाज तो आपको मालूम ही होंगे ना, नहीं मालूम तो नवी मुंबई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नवी मुंबई ऐसा कैपिटल में मत लिख देना, नवी मुंबई और 410209 कोई भी पिन कोड चिपका दो, कोई ये सब नहीं देखेगा, फॉर्मेट कैसे लिख रहे हैं वो देखेंगे, एड्रेस गलत भी रहेगा तो भी चलेगा,
ठीक है, जैसे आप अगर लिख रहे हैं भाई साहब, जैसे इन्होंने पूछा कि एडिटर को, टू द एडिटर, यहाँ पे एडिटर इन चीफ जो भी आप लिखना चाहें, लेट्स से द भारत टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई एक बिल्डिंग का नाम लिख दो, अलंकापुरी बिल्डिंग लिख दो भाई साहब, क्या जाता है, नोबडी इज गोइंग टू चेक दिस, दादर वेस्ट मुंबई और 10209, क्लोज इट दैट वे। और कुछ भी, और कुछ भी है भाई साहब एड्रेस में, अभी से पूछ लो भाई साहब, इसमें एक मार्क्स अगर आप गवा रहे हैं तो महामूर्ख हैं आप, सीधा बात है, बहुत दिनों से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें तो मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए। कंटेंट में हम फिर भी समझ सकते हैं आपका ग्रामेटिकल एरर्स अगर इधर उधर हो जाए, लेकिन इधर तो नहीं जाना चाहिए, ये तो एकदम एक मार्क्स आना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये सब मेंटेन करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो नाउ। नहीं नहीं, एक्सेस नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, वो आपके सैंपल लेटर्स में वैसा मिलता है, वो लिखा रहता है ऐसा 2000 डैश डैश, क्योंकि वो बुक आपके आगे भी चल सकता है। देखो जो लोग बुक प्रिंट करते हैं ना, उन लोग भी अपना पेज बचाएंगे ना भाई, ठीक है, आज मैंने ये प्रिंट किया, अगले साल ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने डेट डाल दिया इसमें 2025 का, तो अगले साल भी वही पेज मेरा चल जाए, फिर से रीप्रिंट ना करना पड़े, इसलिए वो सैंपल पेपर्स में एक्स एक्स लिखते हैं, तो दैट्स अ लॉजिक, ठीक है। आप नहीं लिखेंगे, आप जिस दिन कल आप एग्जाम देंगे 15 Feb 2025 ही लिखेंगे, सिंपल, ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट 15 Feb 2025 एंटायरली, एक्स एक्स नहीं निकला है भाई साहब, ठीक है, बुक्स में लिखा रहता है, समझा करो ना यार, एक प्रिंटिंग में काफी टाइम जाता है, वो फिर से उसको चेंज करके फिर से नया प्रिंट एक्स एक्स ही लिख के रखे, साल दर साल चलता ही रहेगा वही, लेटर का फॉर्मेट तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई यू सी दोस एक्स एक्स इन योर बुक्स, ठीक है, बट नेवर डू दैट, ठीक है। और कोई फॉर्मेट में, एक मैंने बोला फिर से, हमेशा फॉर्मेट लिखने के पहले ना सोच लो कि अगर तुम ये भी नहीं कर पाए तो तुम मूर्ख हो, फिर स्टार्ट करो, प्लीज डोंट लूज आउट ऑन फॉर्मेट, 1 मार्क्स का है, ये आपका चेकिंग पैटर्न है, ठीक है। नोट फुल क्रेडिट इफ ऑल एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड, सारे एस्पेक्ट्स अगर आप इंक्लूडेड, फुल क्रेडिट मतलब पूरा पूरा 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। योर सिंसियरली, योर ट्रूली, सब्जेक्ट आपने सही से लिखा, डियर सर, मैडम, डियर अनिल वगैरह जो भी है वो सही से लिखा, और आपने सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस सही से लिखा, डेट आपने सही फॉर्मेट में डाला, एक लाइन छोड़ दिया बीच में, उसके बाद लाइन छोड़ो बीच में, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, इन सब के बीच में डियर, ठीक है, सब्जेक्ट, इन सब के बीच में लाइन छोड़ो, एक पन्ना आपका आ जाएगा ना, जाने दो, ठीक है। ओके, फुल क्रेडिट फॉर ऑल एस्पेक्ट्स, पार्शियल क्रेडिट इफ 1 or 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग, अगर 2 गलतियां हो गई, एक गलती हो गई तो भी आधे मार्क्स, 2 गलतियां हो गई तो भी आधे मार्क्स जाएंगे आपके। नो क्रेडिट इफ मोर देन 2, 2 से ज्यादा गलतियां हो गई फॉर्मेट में, पूरा 0 मिल जाएगा, 1 जो आप आराम से कमा सकते हैं उसमें 0 आ जाएगा, एक गलती पे आधा मार्क्स, 2 गलती पे आधा मार्क्स, और 2 से ज्यादा गलतियों पे पूरा जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपलम? इट इज वेरी वेरी इजिली मैनेजेबल, बहुत आसानी से मैनेजेबल हो सकता है। और आप देखो अक्रॉस बोर्ड्स, सिर्फ मैं यहाँ पे सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूं या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, आईसीएसई वगैरह सारे बोर्ड्स में लेटर राइटिंग कॉमन रख दिया उन्होंने, क्योंकि ये एक स्कोरिंग है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्कोरिंग है, ठीक है। और स्कोर आप यहां पे करते हैं, चालाकी से कीजिए इसको, एकदम देख लीजिए, आज जाके 4-5 लेटर पढ़ लीजिए, उसमें देख लीजिए सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक एनीबडी शुड बी हैविंग अ कंफ्यूजन, फिर भी है तो पूछ लो भाई साहब, क्लियर है? हाँ, टू दी एडिटर भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, बोथ आर एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं डियर रिस्पेक्टेड सर, डियर तो नहीं लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर ही लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। टू दी एडिटर आप भाई साहब एड्रेस में लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख दीजिएगा, ठीक है। देखो किसी को भी आप, चाहे आप भाई साहब सिडको के ऑफिसर को लिख रहे हो, चाहे आप एडिटर को लिख रहे हो, वो आप पोजीशन वहां पे लिखेंगे, लेकिन आप संबोधन सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड सर ही लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है, ओके। सर मैडम, देखो ऐसा है, जेंडर पता नहीं है तुमको, तो अगर तुमने डियर सर और मैडम लिखा तो क्या ही फर्क पड़ने वाला? डियर सर पे भी क्लोज करते सकते हो, डियर मैडम पे भी क्लोज कर सकते हो, या डियर सर मैडम पे भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। बोथ all are acceptable formats, nothing wrong in them, you are any which ways not knowing the person, ठीक है। एनीथिंग एल्स ऑन दिस सैल्यूटेशन, इसमें 1 मार्क्स नहीं जाने चाहिए भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए, ठीक है, ओके। नो, ये मतलब सोसाइटिकल अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आपने भाई साहब यहाँ पे 1 मार्क्स गवा दिया तो, मतलब क्या ही कर रहे हैं, एकदम पूरा फुल मूर्खता हो जाएगी, ठीक है। Note for giving descriptions. The dedicated marks at a level are to be awarded only if all descriptors match.
इफ वन और मोर डिस्क्रिप्टर्स डू नॉट मैच द मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड एंड लेवल लोअर, एक से कम मार्क्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको दिया हुआ है कि आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, आपने कुछ और लिख दिया, अगर आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस अगर मैच नहीं हो रहा है, समझ लो जैसे तुमको दिया हुआ था इसमें, इस वाले लेटर में देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, यू आर प्रभु पार्वती और ऑफ विवेक विहार, आपने वैसा प्रसन्ना भगत लिख दिया ऑफ कामोठे, ठीक है, तो नहीं चल पाएगा, वो डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको लोअर लेवल मार्क्स मिलेंगे, एक से कम मार्क्स मिलेंगे। अगर दिया है तो ये एड्रेस यूज करना है, ये नेम यूज करना है, अगर दिया है और आप कुछ और यूज कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन मैच नहीं होंगे तो यू विल बी गेटिंग लोअर लेवल मार्क्स। इसलिए नहीं कि आपका लेटर इनकरेक्ट है, इसलिए कि भाई साहब आपको जो दिया गया उसमें आपने नहीं लिखा है। क्या ये समझा है? ठीक है, सो प्लीज ये आप जब लिखेंगे ना लेटर, अंडरस्टैंड ये दिया हुआ या नहीं, अगर ये दिया हुआ है सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है वैसा सिर्फ नाम दिया हुआ है, एड्रेस आप अपना यूज कर सकते हैं, तो वहां पे आपके डिस्क्रिप्शन में मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, अगर आपने अलका या आशीष ये नाम यूज नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो पूरा ही दिया हुआ है, आपको वैसा पूरा ही दिया हुआ है, सिर्फ आपको पिन कोड यूज करना है। दिल्ली का पिन कोड 1 से स्टार्ट होता है, पिन कोड का देखो ऐसा मामला है, आप कामोटे का जो जानते ही होंगे कितना है, 410209 है। दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली भाई साहब हमारा कैपिटल है, तो मुंबई का जैसे चौथे नंबर पे है तो दिल्ली 1 है, तो 110209 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से स्टार्ट होता है, 4 की जगह पे 1 लिख दो, सिंपल। हाँ बिल्कुल, पिन कोड बहुत मैंडेटरी है, पिन कोड बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, पिन कोड अवॉइड नहीं कर सकते, आपका मार्क्स जाएगा, ठीक है। दिल्ली है ना, लिख दो भाई साहब। अगर किसी और जगह का मिल गया, तो चंडीगढ़ मिल गया, ठीक है, 2 3 कुछ भी डाल दो, बस अल्फाबेट्स काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का होना चाहिए। और इसको रिमेंबर कैसे करोगे, 410209 तुम्हारा कामोटे का है, उसके हिसाब से लिख दो, कोई भी नंबर डालो, कोई चेक नहीं करने वाला। वर्ड लिमिट के अंदर ही रहो तो ही अच्छा है, आगे जा सकते हो तो जाओ, टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। लेकिन वर्ड लिमिट के अंदर रहना मतलब ये नहीं है कि आप वर्ड को काउंट करते बैठे, वो बहुत गधापन होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते बैठोगे भाई साहब, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा एक राइटिंग है, हर एक के राइटिंग के हिसाब से एक लाइन में देयर आर स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर, किसी का राइटिंग फैला हुआ है, किसी का राइटिंग संकुचित है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज 2 लाइन लिखोगे तो तुमको ही पता चल जाएगा तुम्हारे 2 लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं, ठीक है। उसे लाइन काउंट कर लो, अगर मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 वर्ड्स मेरे एक लाइन में आ रहे हैं, तो मेरे को अगर भाई साहब 100 से 150 वर्ड्स का अगर लिखना पड़े तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 15 लाइन लिखने पड़े, तो भाई साहब स्टार्टिंग में ही एक लाइन ये लिख दो और 15 लाइन पे एक मार्किंग डाल दो, मेरे को यहां तक भरना है, बस ऐसे करो। बार बार एक लाइन लिखोगे, अच्छा एक वर्ड गिना, दूसरा लाइन लिखा और वर्ड गिना, कहां टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप देखो अपने एवरेज राइटिंग देख लो, 2 लाइन में आपको कितने वर्ड्स आते हैं, फिर एक पहला वाला लाइन मार्क कर लो और 15वां वाला लाइन मार्क कर लो, इतने में आपका 150 वर्ड बैठ जाएगा, ठीक है। देन यू सब फिर आप लिखते रहो और उसी पे जाकर फिनिश करो, आप टारगेट कर लो कि यहां तक तो पहुंचना ही, ठीक है। दैट इज हाउ यू प्लान इट, ठीक है। एनी अदर एस्पेक्ट्स आउट हियर पीपल, ओके, तो ये हो गया आपके फॉर्मेट में। इसमें भाई साहब बिल्कुल भी मार्क्स नहीं लूज करना है, हर एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेट में अगर आप लूज कर रहे हैं मार्क्स, प्लीज देख लीजिए, 2 मिनट का आपको, मैं आपको और भी बहुत सारे आज भेज दूंगा, देख लेना, उसको पढ़ लेना ऐसे, ठीक है, जस्ट गो ऑन थ्रू इट, ऐसा रटना नहीं है, उसको पढ़ ले रहो और आपको एक समझ आ जाएगी कि भाई साहब फॉर्मेट कैसा होता है। अब तक तो आ ही जानी चाहिए थी, लेकिन फॉर्मेट में मार्क्स लूज नहीं करने, समझ में आ रहा है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेटर तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो बी श्योर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, वैल्यू पॉइंट्स, अभी देखो कंटेंट में आते हैं हम, ठीक है, जिसमें आपके 2 मार्क्स होते हैं। कंटेंट, द पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर आर इंडिकेटिव। इंडिकेटिव पॉइंट्स कैसे हैं भाई साहब, तो दूंगा ना, इंडिकेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। जैसे आपका देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम एज देयर इज अ फियर ऑफ आउटब्रेक ऑफ डिजीज, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। ये आपके इंडिकेटिव पॉइंट्स हैं, दीज आर बेसिकली इंडिकेटिव पॉइंट्स। कभी कभी दिया रहता है इस फॉर्मेट में लेटर लिखना है, ठीक है, इन इंडिकेटिव पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। आपको भाई साहब दिया गया है ड्रेन्स के क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, जिसके वजह से काफी सारे डिजीजेस फैल रहे हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, मस्किटोज बढ़ रहे हैं, ठीक है, काफी सारा बास आ रहा है, अनहेल्दी एनवायरमेंट हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। आप बोल रहे हो कि भाई साहब ड्रेन्स क्लीन नहीं हो रही इसलिए कुत्ते ज्यादा भौंक रहे हैं, तो ये इंडिकेटिव नहीं हुआ, ठीक है, इट इज नॉट समथिंग विच इज
कंसर्निंग द टॉपिक। ठीक है, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन एक दूसरे को मिलते जुलते प्रॉब्लम्स नहीं है। ड्रेन्स क्लीन नहीं हो रहे हैं, बहुत गंदा बास आ रहा है, एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, हमको हेडेक हो रहा है, प्लस काफी सारे मस्किटोज उस स्टैग्नेंट वाटर में जमा हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, ड्रेन्स ओवर फ्लडिंग हो रही है। ठीक है, और बहुत मतलब हमारे जो मेन स्ट्रीम वाटर है उसके साथ ग्राउंड वाटर के साथ ये जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, हमारे जो घर में जो वाटर सप्लाई हो रही है दैट कैन गेट कंटेमिनेटेड। दीज आर थिंग्स दैट यू विल, बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस का नाम आप ले सकते हैं, कॉलेरा हो गया। ठीक है, most of the diseases are waterborne. ठीक है, most of the it can actually result in a pandemic. ठीक है, it can actually result in an out of control situation. इस तरह से आप भाई साहब चीजों को कनेक्ट करेंगे। आपका भाई साहब टॉपिक कुछ और टॉपिक किसी दूसरे पे चले गए तो वो आपका सही नहीं होगा। पॉइंट्स इन द क्वेश्चन पेपर आर इंडिकेटिव, जो पॉइंट्स पे आपको दिया गया है उसी पॉइंट पे आप लेटर लिख रहे हैं, उसी पॉइंट पे आप टू एंड फ्रो जा रहे हैं तो ठीक है। एक्सेप्ट एनी रेलेवेंट पॉइंट दैट द कैंडिडेट राइट्स टू डेवलप द गिवन टास्क। ठीक है, ये जो पेपर चेक कर रहे हैं उनको सुझाव है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब उनको बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट एनी रेलेवेंट पॉइंट, कोई भी रेलेवेंट पॉइंट अगर कैंडिडेट मेंशन कर रहा है, ठीक है, रिगार्डिंग द टॉपिक टू डेवलप द गिवन राइटिंग टास्क, तो उसके लिए उसको मार्क्स दीजिए अगर कोई रेलेवेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे समझ लो किसी आपने लिख दिया बातों बातों में कि येस्टरडे देयर वाज अ डेथ रिपोर्टेड इन सेक्टर 10 ड्यू टू कोई भी डिजीज, कॉलेरा। ठीक है, अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ अ 10-year-old was reported in sector 10 due to cholera, and we can maybe the one of the reasons would be contaminated water or filling up of drains, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो भले ही आपको ये नहीं बोला गया कि आप स्टोरी बनाएं, लेकिन आपने एक एग्जाम्पल दिया है उसमें, तो इज दैट रेलेवेंट टू द टॉपिक? यस, तो आपको भाई साहब उसमें मार्क्स मिल सकते हैं। ये सुझाव दिया गया है जो लोग पेपर चेकिंग कर रहे हैं उनको। एक्सेप्ट उनसे एक्सेप्ट कोई भी ऐसा पॉइंट अगर कैंडिडेट मेंशन करता है अपने लेटर में जो टॉपिक को रेलेवेंट है, जैसे टॉपिक में ये नहीं बोला है कि आप कहानी बताएं, लेकिन आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, योर मार्क्स विल नॉट बी कट। ये वैल्यू पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, ओके, ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड, जो भी आपका भाई साहब पॉइंट दिया गया है, ओवरफ्लोइंग ऑफ ड्रेन्स हो रहा है, डिजीजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये सब आपने विस्तारित रूप से लिखा है अगर, तो मिल जाएंगे भाई साहब। वेल डेवलप्ड विद सस्टेन्ड क्लैरिटी। सस्टेन्ड क्लैरिटी मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेन्ड क्लैरिटी? क्लैरिटी मतलब समझ में आता है, क्लियर है, क्या बोलना चाहते हैं आप। सस्टेन्ड क्लैरिटी मतलब क्या होगा? जो आपका मुद्दा है उसी पे आपने बातें की हैं और उस मुद्दे का रेजोल्यूशन दिया है कि प्लीज हैव दीज ड्रेन्स क्लीन्ड एज सून एज पॉसिबल और सेंड योर टीम टू हैव द क्लीनिंग डन विदाउट एनी फर्दर डिलेज। इस तरीके का आपने सोल्यूशन दिया हुआ है। सस्टेनेंस मतलब क्या होता है? एक चीज को सस्टेन करना, आगे बढ़ाना। तो आपने भाई साहब प्रॉब्लम रिलेट किया, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी दीजिए, इसको अपन बोलते हैं सस्टेन क्लैरिटी। ये आपका कंटेंट में पूरे 2 मार्क्स देगा। सारे पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए हैं और सस्टेन क्लैरिटी से क्लोजिंग की है, तो आपको लेटर में पूरा पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 1.5 मार्क्स, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट, सारे पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए हैं, रीजनेबली वेल डेवलप। देखो यहाँ पे बहुत मैटर करता है आपका पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, जो पेपर चेक कर रहा है उसका पर्सनल ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने ग्रामर वाइज सब कुछ लिखा होगा सही सही, लेकिन अगर वो अपने बीवी से झगड़ के आया होगा तो इधर फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है भाई साहब। क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रामर की बातें नहीं हो रही है, ध्यान से देखो। 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 1 मार्क, सम पॉइंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड, फेयर अटेम्प्ट एट डेवलपिंग। कहीं पे भी ग्रामर की बात हो रही है क्या? नहीं। मतलब ये अज्यूम ही कर लिया कि आपने जो भी लिखा है वो प्रॉपर ग्रामर है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है क्या कि ग्रामर नहीं लिखा हुआ है ठीक से, या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं है, या वोकैबुलरी ठीक से नहीं है? यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है क्या? ऐसा नहीं। तो ये पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो इसको आप कैसे सेट करेंगे? उसका मूड कैसे ठीक करेंगे? उसमें 100 रुपए का नोट डाल दो, नहीं, कैसे ठीक करेंगे? हाँ, हाँ, तो इसीलिए राइटिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है, बहुत जरूरी। आप भाई साहब अभी सोचो ना यार, 150-200 पेपर चेक कर रहा है वो बंदा। ठीक है, 150-200 पेपर दिन का चेक कर रहा है, वो जितना चेक करेगा उतना पैसा मिलेगा उसको, सिंपल। वो आ रहे हैं भाई साहब 17-18 से चेकिंग करने के लिए, तो पेपर चेक कर रहा है वो। उस दुनिया का सबसे सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है मालूम है क्या? पेपर चेक करना भाई साहब। आप अगर 10 पेपर चेक कर देंगे ना, आपको साइड ऑन लगेगा। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है ये। मैं एज अ टीचर बोल रहा हूं आपको। ठीक है, पढ़ाना आसान है, कॉन्सेप्ट समझाना आसान है, पेपर चेक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग सोच, और स्पेशली इंग्लिश वाले पेपर्स और ज्यादा डिफिकल्ट है।
ठीक है। मैथ्स उसका तो भाई साहब आंसर आया कि नहीं, प्रोसेस किया, कटो, ठीक है, हो गया खत्म। लेकिन इसमें भाई साहब आपको एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है, कहाँ ग्रामेटिकल एरर्स है वो फाइंड करना पड़ता है। इट्स नॉट एन इजी टास्क। वो पहले ही फ्राई हो रहता है उसका भेजा, और उस पर अगर आपने भाई साहब ऐसा लिख दिया उल्टम पुल्टम, मतलब थोड़ा काट रहे हैं, फूट रहे हैं, फिर पूरा गंदा सा लिख रहे हैं, उसका मूड और खराब हो जाएगा। जहां पे आपको मार्क्स मिलने चाहिए वो बोलेगा नहीं आई फील दिस वे, और आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। आई फील दिस वे, यहाँ पे कहीं भी आपका ग्रामर के लिए पॉइंट्स कटे हैं ऐसा लिखा है क्या? नहीं। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द गिवन टेस्ट नॉट इनकवर्ड, लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ द टास्क डेवलपमेंट, ये सब एग्जामिनर को इंडिकेटर्स हैं कैसे आप पेपर चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया कि ग्रामर के लिए उसके इतने मार्क्स काट लो या स्पेलिंग मिस्टेक के लिए उतने इतने मार्क्स काट लो। यहाँ पे सिर्फ कंटेंट पे वो मार्क्स काट सकता है, आपके काट सकता है या काट सकती है, इस पे कटेगा मार्क्स। और आप उसके मूड का और कचूमड़ बनाएंगे अगर आपने बेकार हैंडराइटिंग में राइटिंग स्किल्स को अटेम्प्ट किया। तो प्लीज मेंटेन अ गुड हैंडराइटिंग, एटलीस्ट अ क्लियर वन। ज्यादा करके आप देखोगे आईएएस के लिए जो लोग प्रिपेयर करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस। ग्रेजुएशन के बाद जनरली उसमें लोग अपीयर करते हैं। पूरे दुनिया भर, मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ 1000 सीट्स हैं उसकी, और लाखों लोग अपीयर करते हैं। उसमें आपको एसेज लिखने पड़ते हैं, उसमें आपको किसी चीज पे अपना व्यू पॉइंट डालना पड़ता है, और उसमें आज तक कोई ऐसा कैंडिडेट सिलेक्ट ही नहीं हुआ है जिसकी गंदी हैंडराइटिंग हो। जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स, सबकी राइटिंग अच्छी है। ये और जो लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है ना, वो लोग बाकायदा 6 महीना क्लास लेते हैं राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए। ऐसे दिल्ली में बहुत सारे कॉलोनीज हैं जहां पे आपका आईएएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और उन सारी कॉलोनीज में ऐसे क्लासेस भी हैं जहां पे राइटिंग को आपको इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं। बच्चे में आपने देखा रहेगा कैलीग्राफी के बुक्स आते थे, वैसे बुक्स में उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है। सोचिए, राइटिंग बिकम सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पेशली इन टॉपिक्स लाइक दिस, जहां पे आपका राइटिंग स्किल चाहिए ना भाई साहब। राइटिंग स्किल्स तो आपका ग्रामर वगैरह वो तो अलग बात है, लेकिन लिखना ठीक से ये भी बहुत बड़ी बात है। आप उसके मूड का कचूमड़ बनाइए, क्योंकि उसके पास स्कोप है। सब कुछ आपका सही होने के बाद भी भाई साहब वो आपको आधा मार्क्स दे सकता है, ठीक है, सब कुछ सही होने के बाद भी अगर आपने काटम पुटम गंदा करके लिखा होगा वो बोल देगा भाई साहब, ठीक है। सो प्लीज बी वेरी, इस पूरे चीज को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका ग्रामर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। आपको जो दिया गया है टॉपिक वही टॉपिक पे आपको लिखना चाहिए। ये सब तो बातें तय हैं, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप कैरी करेंगे अगर आपका राइटिंग इज गुड। अगर गुड राइटिंग में आप लिख रहे हैं, हैंड आपका, राइटिंग क्या बोलूं, हैंड गुड हैंड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका मतलब हम बोल सकते हैं आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। दिस विल बी अ मेजर फैक्टर फॉर ऑल योर राइटिंग स्किल्स, ठीक है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। आपको जितना भी इंफीरियर लगता हो, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम राइटिंग स्किल्स में इसको मेंटेन कीजिए, कम से कम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है। एनी क्वेश्चन हियर? यहाँ पे आपको टॉपिक को मेंटेन करना है, टॉपिक के बारे में ही बातें करनी है, और अगर प्रॉब्लमैटिक है तो एक सोल्यूशन देना है। जैसे अभी, जैसे यहां पे देखो आपका टॉपिक क्या है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो आप किसको लिख रहे हो? टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। एड्रेस क्या दोगे? लिख दो सिडको भवन, बेलापुर, मुंबई, ऐसा लिख दो, ठीक है, वो सब चलेगा। ओके, म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द फियर ऑफ आउटब्रेक। स्टार्ट कैसे करोगे? रिस्पेक्टेड सर, बोलिए स्टार्ट, सीधा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। क्या टॉपिक होगा? हाँ, क्या सब्जेक्ट? हाँ, क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, सब्जेक्ट क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी। हीप्स ऑफ एक्यूमुलेटेड गार्बेज एंड स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, ये आपका टॉपिक होगा। एक्यूमुलेटेड गार्बेज एंड स्टैग्नेंट वाटर इन कामोटे नोड, बस ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। फिर रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद स्टार्ट, बोलिए बोलिए, अरे स्टार्ट का एक सेंटेंस तो बोलिए। अरे कल देना है पेपर, एक साल बाद नहीं। हाँ बोल। ओके, ठीक है। आई आशीष शर्मा, जो भी है, रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 11 12 13 कामोठे। हाँ आगे। नहीं, राइटिंग टू न्यू, वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, वुड लाइक टू नोटिफाई यू दैट
in our area there is a huge accumulation of garbage and stagnant water, because of which we are running into a lot of problems. There is a deep stench and it is very disturbing and causing headaches amongst people. In the stagnant water, mosquitoes are breeding, because of which there is a possibility of diseases outbreaks like dengue and malaria. Okay, they are on the rise. Clinics are getting filled with patients. Okay, hospitals are running out of bed because of admission of so many patients. Water pollution, contamination due to water pollution is on the rise. Okay, many waterborne diseases are seeing a rapid spread. Okay, in the last 4 to 5 weeks. Okay, uh, अभी आप प्रॉब्लम के बारे में बोलेंगे कि भाई साहब, the garbage vans are not frequently visiting the different sectors. They are coming after a span of 5 to 7 days. During this time, huge heaps of garbages are getting collected. They are spreading on the roads. Dogs, stray dogs are creating more of menace out of this. Okay, there's a lot of uh, there's a lot of stench in and around the area. इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है, फिर आपको सोल्यूशन देना है. ठीक है, I would request you to urgently take the necessary action in sending uh, the garbage vans on time and getting these drains, choked up drains, cleared as soon as possible. और लास्ट में accepting a prompt response from your end, accepting a quick response from your end, yours सिंसियरली. ठीक है, इस तरह से लिखेंगे. हाँ, जब आप यहाँ पे कर रहे हैं तो अलग होगा. यहाँ पे जैसे आप प्रॉब्लम को बोल रहे हैं और सोल्यूशन बोल रहे हैं, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को और सोल्यूशन को तो बोलेंगे, साथ ही साथ और क्या बोलेंगे कि आपका बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, आपके पेपर के द्वारा मैं जन जागरूकता फैलाना चाहता हूँ. दैट इज योर पर्पस. तो आपका स्टार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रू आई सो एंड सो. ठीक है, आई सो एंड सो. ठीक है, वो फ्रॉम सेक्टर 10 दिल्ली would like to use the esteemed columns of your newspaper in creating awareness about the deplorable situation of garbage heap collection and choked up drains resulting in stagnant water in and around कामोट एरिया, या जो भी आपका कोई एक विद्या विहार है ना भाई साहब, क्या है, विवेक विहार. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे भाई साहब वही सेम चीजें. ठीक है, उसके बाद क्लोज कैसे करेंगे, इसका क्लोज और उसका क्लोज डिफरेंट होगा. व्हाट विल बी द क्लोज हियर, प्लीज फाइंड along with this letter photos of different, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर में आपका फोटो के साथ पब्लिश होना चाहिए. फोटोज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स wherein heaps of garbages have collected and drain water has accumulated. ठीक है, so that it serves as a proof while you are publishing the same in your newspaper. ठीक है, इसमें क्लोजिंग कैसे होगी, what will be the close? हाँ, नहीं, आपने अभी तक छापा नहीं है ना, तो छापने के लिए क्या प्रेरणा देंगे आप उसको, आपके न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छापिए, इसके लिए नहीं, वो तो किया, वो तो पहले ही बोल दिया. थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स, ये एस्टीम्ड कॉलम्स ये वाला लिख लीजिएगा भाई साहब. थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स of your newspaper, so the esteemed columns of your newspaper I would like to draw the attention. ठीक है, esteemed मतलब आपका बहुत बहुचर्चित, जिसको हम बोलते हैं, मतलब आप बहुत रिस्पेक्टेड हैं. ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू योर न्यूज. ठीक है, बताइए इसके बाद भाई प्रेरणा देना पड़ेगा ना उसका कुछ ना कुछ. यू विल हैव टू मोटिवेट दैट पर्सन. व्हाट एल्स वुड यू राइट? I am sure after going through your newspapers, the authorities and the common people would be more aware of the problems that they are facing and will come to a solution. ठीक है, ऐसा कुछ लिख दीजिएगा. आई एम श्योर द नंबर ऑफ रीडर्स दैट यू रीच एवरी डे, ठीक है, आउट ऑफ दोज अथॉरिटीज विल कम टू नो अबाउट दिस एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड गेट दिस मैटर रिजॉल्व. ठीक है, इस तरीके का भाई साहब आप लिखेंगे. एक एक्सपेक्टेशन सेटअप कीजिए ना, आप क्यों ही उसके न्यूज़पेपर को यूज करना चाहते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल क्लोज ऑन इट. ठीक है, रिमेंबर कंटेंट इज ऑफ 2 मार्क्स पीपल. कीप अ नीट हैंडराइटिंग. चाहे तो आप एक रफ पेज यूज कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, लेकिन जब उसमें लिखिएगा तो कोई काटम कुटी नहीं चाहिए. एक रफ पेपर यूज कर लीजिए कंटेंट को लिखने के लिए. ठीक है, यहां पे कोई कट्टम कुट्टम नहीं चाहिए भाई साहब. ठीक है, एकदम क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिए इसको. ठीक है, आर बी क्लियर? ओके, चलिए अभी हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज. अभी यहाँ पे इस पे आपको 1 मार्क्स मिलता है. देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है.
फॉर्मेट पे, कंटेंट पे आपको 2 मार्क्स मिलता है। यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन मैटर करता है, ठीक है। उस पर्सनल ओपिनियन के साथ आप गुफ अप मत कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज को आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया है उस पे 1 मार्क्स है, और एक्यूरेसी पे 1 मार्क्स है, ठीक है। सो विल लुक एट बोथ दीज थिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज क्या है? कंसिस्टेंट टू फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ लिस्टेड पैरामीटर्स, ठीक है। जो आपको दिया गया है जो टॉपिक, उसी के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई साहब कुत्ते के भौंकने की आवाज को आप इसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। डॉग मेनेस को आप इसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, या पॉट होल मेनेस को आप इसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, या रोड्स अच्छे नहीं है उसके साथ आप इसको कोरिलेट कर रहे हैं। नो, द प्रॉब्लम इज अबाउट accumulation of garbage and collection of stagnant water in and around drain areas. This is the topic. All points should be correlated to this topic only, not to others. Okay? Okay. So highly effective style capable of conveying the ideas convincingly with appropriate layout of a formal letter, address, salutation, subscription and ending. Carefully structured content. ये होता क्या है भाई साहब? Organization of ideas. आप समझ लो, यहाँ पे नीचे से कुछ देख रहे हैं और ऊपर बिल्डिंग से ऊपर एक ओवरव्यू मिलता है आपको। तो जब आपका पूरा लेटर कंप्लीट हो जाता है तो जो लेटर को चेक कर रहा है उसका भी एक ओवरव्यू है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। स्ट्रक्चर होना चाहिए कंटेंट में, ठीक है, विद ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफिंग प्रेजेंटेड कोहेसिवली। तो आप समझ लो, आपको लग रहा है कि अभी आपने गार्बेज हीप के बारे में बात किया है, इसके बाद आप बात कर रहे हैं किसके बारे में? लेट्स से ड्रेनेज क्लीन के बारे में। तो आप दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट कीजिए, नो इश्यूज एट ऑल। इसको हम बोलते हैं ब्यूटीफाई करना, ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पस हियर? टू ब्यूटीफाई, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे ना कामोटे में, आई लव कामोटे, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, क्या है पर्पस, क्या है? कामोटे को ब्यूटीफाई करना है ना, दैट इज द सेक्टर ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो आप लिख रहे हैं उसको ब्यूटीफाई करना। आप अगर अलग पैराग्राफ में लिखना चाहें तो प्लीज लिखिए, ठीक है। थर्ड वाले में आप क्या लिखेंगे भाई साहब? आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। हाईली इफेक्टिव है फॉर्मल टोन, टेंस एंड वोकैबुलरी, ठीक है। ये सब आपका फॉर्मल होना चाहिए। relevant and appropriate sentences for conveying the ideas precisely and effectively. Proper sentences होने चाहिए precisely और effectively convey करने के लिए, ठीक है। Are we clear on this one? Okay. Limited display of listed parameters. अगर आप भाई साहब ज्यादा डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका पैरामीटर दिया हुआ है गार्बेज कलेक्शन और भाई साहब आपका ये क्या कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर का एक्यूमुलेशन, ठीक है, आप उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड जो डिजीजेस स्प्रेड हो रहे हैं उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका ये लिमिटेड हो जाएगा, इसमें आपका आधा मार्क्स जा सकता है। इनकंसिस्टेंट स्टाइल एक्सप्रेशन, समटाइम्स ऑकवर्ड लेआउट विद एक्यूरेट, पुअर सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, often sporadically clear and related to the given topic in an attempt to maintain a general overall cohesion, displays disjointed portions, ठीक है, कहीं कुछ, ठीक है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे कि the garbage van in sector 10 had come 10 days ago. There is a lot of accumulation of stagnant water in sector 11. इस तरह से अगर आप मतलब disjointed है, ये दोनों भी अलग बातें हैं, ये सब नहीं रिपोर्ट करना है, ठीक है। आपको कलेक्टिवली एक चीज रिपोर्ट करनी है कि आपके गार्बेज वैन्स फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहे। Your garbage vans have been very unfrequent in their visits. They are coming after a week. Until then, a huge gathering of heap is happening. ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। क्लियर है? आपका डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम वही देखते रहो, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्कनेक्ट, और ये तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल है, यही मार्किंग स्कीम सब में है। Displays disjointed portions exhibiting a lack of coherence of ideas. Range of vocabulary is limited. ठीक है, ज्यादा आप एक चीज और, आप एक वर्ड को अगर समझ लो कोई एक अच्छा वर्ड आपने यूज किया है उसको बार बार रिपीटेड मत करो, इससे इंडिकेशन होगा कि रेंज ऑफ वोकैबुलरी इज लिमिटेड, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट में बोल दिया, थ्रू योर एस्टीम्ड कॉलम्स आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द जनरल, अभी बार बार एस्टीम्ड ऐसा यूज करते जाऊंगा तो इसमें एक इनको इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई साहब इसकी वोकैबुलरी जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। आप दूसरा वर्ड यूज कर लीजिए, थ्रू योर प्रेस्टिजियस कॉलम्स, ठीक है। दूसरे जगह अगर हम आप दूसरी जगह लिखना चाहते हैं, सिंस योर न्यूज़पेपर इज द मोस्ट रेड न्यूज़पेपर, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन में आप समझ लो ऐसा लिख सकते हैं, थ्रू सिंस योर न्यूज़पेपर इज द मोस्ट रेड न्यूज़पेपर, और सिंस योर न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सेलर, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स को यूज कीजिए। समझ में आ रहा है? एक ही वर्ड को दो दो बार यूज करेंगे, जो वर्ड थोड़ा सा आपने भारी भरकम सा यूज किया है उसका इफेक्ट चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, थ्रू योर एस्टीम्ड कॉलम्स आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन, कंक्लूजन में अगर मैं फिर से लिखूं,
through your esteemed columns I wish people would or authorities would become aware of the situation. फिर से esteemed columns ना यूज करके मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, since your newspaper is the most read newspaper in the locality, or since your newspaper is the best seller in the locality, I wish to draw the attention of the authorities from this. समझ में आ रहा है? इस तरह से यूज कीजिए। मतलब आपको मतलब एग्जामिनर को ये इंडिकेशन नहीं देना है कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो लिमिटेड है, बट मैनेजेस टू कन्वे लार्जली द ओवरऑल मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ दिस राइटिंग। लार्ज पोर्शन ऑफ वोकैबुलरी कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक और चीज है, क्वेश्चन में आपको हिंट्स दिए रहेंगे, उसी वोकैबुलरी को और उसी हिंट्स को बार बार घिसा पिटा चलाएंगे तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है, देखो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एक्यूमुलेटेड गार्बेज। आप अगर एक्यूमुलेटेड गार्बेज को 4-5 बार लिख चुके हैं तो भी इसका मतलब ये है कि आपके पास और कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड गार्बेज को और कोई दूसरे वर्ड से रिप्रेजेंट कीजिए। एक बार यूज किया चलिए एक्यूमुलेटेड गार्बेज, दूसरी बार कोई और वर्ड यूज कीजिए। देयर इज अ ह्यूज हीप ऑफ गार्बेज व्हिच इज गेटिंग पाइल्ड अप, ऐसा यूज कीजिए। द गार्बेज इज ओवरफ्लोइंग द बिन्स, ऐसा यूज कीजिए। ठीक है, द गार्बेज इज बिकमिंग मोर देन व्हाट इज सपोज्ड टू बी देयर, ऐसा यूज कीजिए। द गार्बेज इज कमिंग आउट ऑन द रोड फ्रॉम द बिन्स, ऐसा यूज कीजिए। ठीक है, बट एक्यूमुलेटेड गार्बेज बार बार यूज करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो आपको जो दिया हुआ है उस वर्ड्स को, स्टैग्नेंट वाटर, द वाटर इज नॉट गेटिंग एनफ स्पेस टू मूव ऑन, और द वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड एंड बिकमिंग स्टैग्नेंट, इस तरह से। ठीक है, वही चीज को जो दिया हुआ है उसी को अगर आप बार बार यूज करेंगे तो देन इट सजेस्ट अ वेरी लो लेवल ऑफ वोकैबुलरी यूजेज फ्रॉम योर एंड। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, रेंज ऑफ वोकैबुलरी इज लिमिटेड बट मैनेज टू कन्वे लार्जली द ओवरऑल मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द राइटिंग। लार्ज पोर्शन ऑफ वोकैबुलरी कॉपीड फ्रॉम क्वेश्चन, देखो यहाँ पे है, आप जो वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं वो आपने क्वेश्चन से कॉपी किया है, तो आपका भाई साहब आधा मार्क्स इसमें जाएगा। समझ में आ रहा है? 1 मार्क्स में आधा मार्क्स इसमें चला जाएगा। बार बार आपने उसी को कॉपी किया है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसा मत समझिए कि जो आपको इंडिकेशन दिए हैं उसी को भरपूर अगर आप यूजेज कर लेंगे तो आपका भाई साहब नैया पार हो जाएगा, वहां पे भी मार्क्स कट सकते हैं। मतलब आप अपने दिमाग से कुछ भी नहीं लगा रहे, जो आपको दिया हुआ है वही लगा रहे। समझ में आ रहा है? ये अ लार्ज पोर्शन ऑफ वोकैबुलरी कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से अगर आप कॉपी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उसमें से करना है डेफिनेटली, लेकिन बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं तो गलत है। ठीक है, यू विल लूज मार्क्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। एक्यूरेसी में 1 मार्क्स है, इसमें क्या क्या है, स्पेलिंग देखेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, वही वर्ड्स को यूज कीजिए जिसमें आप स्पेलिंग में पूरा पूरा कॉन्फिडेंट हो भाई साहब, इन विच यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट द स्पेलिंग दैट यू आर यूजिंग। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड यूज कर दिया जहां पे, तो इसमें 1 मार्क्स जा सकता है। पंक्चुएशन एंड ग्रामर कहीं कहीं पे, जैसे थ्रू योर एस्टीम कॉलम्स आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, यहां पे एक पंक्चुएशन मार्क, एस्टीम कॉलम्स। ठीक है, ओके। largely accurate with occasionally minor errors that do not impede communication, हाफ मार्क्स आपका जाएगा। सच सच है ये पूरा पूरा कि थोड़ा बहुत भी माइनर एरर रहेगा तो भी मार्क्स दे दीजिए, ऐसा देखो बोला जा रहा है। आप इस बात का फायदा उठाइए, ये टीचर्स के लिए है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये इंस्ट्रक्शंस जो लोग पेपर चेक कर रहे हैं उनके लिए है। स्पेलिंग थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ है तो भी नजरअंदाज कर दें, ऐसा उनको इंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाई साहब धनाधन सारे स्पेलिंग्स गलत लिख दो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर गलत हुआ होगा स्पेलिंग नजरअंदाज कर दें, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, पंक्चुएशन एंड ग्रामर कंसिस्टेंटली लार्जली एक्यूरेट विद ओकेशनल माइनर, कहां पे कॉमा लगना है, कहां पे फुल स्टॉप लगना है, ये जरूरी है। और फुल स्टॉप के बाद आपको कैपिटल लेटर से चालू करना है, ये भी बहुत जरूरी है। ये सब एटिकेट्स हैं। ठीक है, इनको प्लीज फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है भाई साहब, जब नया सेंटेंस चालू करते हैं तो जो भी लेटर लिख रहे हैं उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्यों भाई साहब? कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। When you are starting after a full stop, you should be using a capital letter. When you are naming a person, you should be using, जैसे अगर आपको सेक्टर 10 लिखना है, कामोटे सेक्टर 10, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? अगर लेटर में भी यूज कर रहे हैं, लेटर में आपके एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसको भी आपको सेक्टर 10 ऐसे यूज करना है, सेक्टर 10 कामोटे, ऐसा लिखना है भाई साहब। अगर आप एरिया का नाम लिख रहे हैं, नाउन है भाई साहब, ठीक है, तो नाम जब आप लिख रहे हैं तो ये आपका कैपिटल लेटर में होगा। ये सब चीजें हैं जिसके लिए विद ओकेशनल माइनर एरर्स, थोड़े बहुत माइनर एरर्स से आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक ठाक है तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। कहां पे आप जाएंगे? अगर स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन एंड ग्रामर डिस्प्ले सम एरर्स स्प्रेड अक्रॉस, एक ही टाइप का एरर आपको दिख रहा है और वो पैटर्न ही दिख रहा है। आप भाई साहब लेट से आप कहां पे फुल स्टॉप डालना है, कहां पे कॉमा डालना है, इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, या फुल स्टॉप के बाद आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहे हैं पूरे लेटर में ही, तो आपके मार्क्स जाएंगे। ठीक है, ओके। ग्रामर डिस्प्ले सम एरर्स, ग्रामर देखो, ग्रामर अभी आया, ग्रामर का कंटेंट देखो 1 मार्क्स का है। ठीक है, ग्रामर अभी आया है, और ग्रामर आप प्रॉपर सेंटेंसेस, एकदम सिंपल सेंटेंसेस यूज कीजिए, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, सम एरर्स स्प्रेड अक्रॉस कॉजिंग माइनर इंपीडिमेंट्स टू द मैसेज कम्युनिकेटेड, थोड़ा बहुत आपका जो मैसेज है वो शायद इधर उधर हो रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ग्रामर। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं कि देयर was a lot of diseases in this time, there was a lot of disease that spread, there was बोल रहे हैं आप तो गलत हो जाएंगे, there have been a lot of diseases that have been reported from various clinics। ठीक है, मतलब अभी भी चल रहा है, ये was बोल दिया तो हो गया खत्म मामला, अभी क्यों बोल रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? ये ग्रामर का कॉन्टेक्स्ट आपके मैसेज को इंपैक्ट कर रहा है। अगर आप बोल रहे हैं देयर वाज अ लॉट ऑफ डिजीजेस दैट हैड स्प्रेड, तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, अभी नहीं हो रहा ना कुछ, तो अभी कहां लेटर लिख रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रिपोर्टिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लिनिक्स अबाउट अ लॉट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस इन द रिसेंट टाइम्स, रिसेंटली, ऐसा। ठीक है, तो वो आपका कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आपका ग्रामर आपके मैसेज को इंपैक्ट कर रहा है तो वहां पे आपका मार्क्स जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आपने भाई साहब पास्ट टेंस की बातें कर दी, बातें करनी चाहिए थी आपको प्रेजेंट टेंस की, तो वहां पे आपका मैसेज को इंपैक्ट कर रहा है ना, वो तो हो चुका है, ये अभी क्यों लिख रहे हो, ये हो जाएगा, मैसेज को इंपैक्ट कर रहा है तो आपका मार्क्स जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। फ्रीक्वेंट एरर्स, बहुत ज्यादा स्पेलिंग एरर्स हो रहे हैं, पंक्चुएशन एंड ग्रामर, कॉमा कहां लगना है, फुल स्टॉप कहां लगना है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर का यूज होना है, ये सब। ठीक है, इंपीडिंग कम्युनिकेशन, जो आपके कम्युनिकेशन को इंपैक्ट कर रहा है, इस तरह के का भी आपको, जैसे समझो आप लिख रहे हैं आई प्रसन्ना भगत, ठीक है, ये आपने लिखा, वुड लाइक टू ड्रॉ, तो यहां पे देखो आपने सॉरी, रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 10 कामोठे वुड लाइक टू, तो ये जो कॉमास है ये आपने नहीं लगाए तो भी आपके मार्क्स आएंगे। आई प्रसन्ना भगत रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 10 कामोठे कॉमा वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ऐसा लिख रहे हैं। इन जगहों पे अगर आपने कॉमास नहीं लगाए तो भी आपके मार्क्स आएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? अंडर दिस एक्यूरेसी क्लियर है? ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स यहां पे जाएंगे। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, कोई भी क्वेश्चन? ठीक है, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो जहां पे लगने चाहिए वो लगने ही चाहिए, इन पे अगर आप गुफ अप कर रहे हैं तो आपका फोकट में 1 मार्क्स चले जाएंगे। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। अभी मैं बात करूंगा भाई साहब आपके वर्बल टू नॉन वर्बल, या जो आप यहां पे बोलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ राइट। ठीक है, द चार्ट बिलो डिस्प्लेस डिटेल्स रिगार्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटी फॉर 4 ग्रुप्स इन 6 कैटेगरीज, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपका नॉन वर्बल टू वर्बल है। ठीक है, तो आपको भाई साहब कैसे लिखना है यहाँ पे बताइए फटाफट, फटाफट इसको पहले सोच लेना है क्या है कंटेंट, क्या है भाई साहब कंटेंट क्या है। द चार्ट बिलो डिस्प्लेस डिटेल्स रिगार्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटी फॉर 4 ग्रुप्स एंड 6 कैटेगरीज। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अरे बोलो ना भाई साहब, देयर इज अ डेटा विच correlates which correlates online activity with different age groups। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन एक्टिविटी ऑफ विच रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑनलाइन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स ऑनलाइन एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, ओके। फिर आप स्टार्ट कीजिए भाई साहब। न्यूज इज न्यूज इज फॉलोड बाई एज ग्रुप, आपका देखो यहाँ पे एज है। ठीक है, कौन है?
बोलो भाई साहब, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अभी तो सिर्फ जो लिखा है वही बोलना है, ठीक है? We find that news is followed by almost 78% of people who are beyond their 40s, 72% who are belonging to their 30s, 20s ऐसा. Downloads is done by mostly teens, approximately 85%. ये सब आपको लिखना है बस, ठीक है? Buying a product, when it comes to buying a product, the people who are belonging to an age group of more than 40 are the maximum consumers, ठीक है? Are the consumers who consume the most, 69%, ठीक है? Buying a product. Online games is very popular among teens who consume the most, 88% of online activity is for games by teens, ठीक है? And very rarely people who are beyond 40s are using online games. Their percentage is just 20s, ठीक है? Search for a product, again, when it comes to searching for a product, obviously for buying, the maximum consumption is by people who belong to a age group of 40 plus. यहाँ पे क्यों नहीं होगा? Obviously because they do not have the paying capacity. ये भाई साहब टीन्स हैं, इनके पास कहाँ से पैसा आएगा? ये देख कर भी क्या करेंगे? पैसा रहेगा तो ही भाई साहब चॉइस करेंगे ना, ठीक है? ओके, सर्चिंग फॉर पीपल, ठीक है? सर्चिंग फॉर पीपल, एज, ये जनरली आपका मैरिज एज होगा, तो हो सकता है दैट इज वन रीजन व्हाई यू सी अ स्पाइक आउट हियर, ठीक है? इस तरह से आपको भाई साहब कंपाइल करना है। फटाफट से मैं बता दूं आप यहाँ पे कैसे, तो इस तरह से देखो, एक और जैसे दिया हुआ है एक्टिविटीज। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली in over 20 schools about the different activities that interest the children in the group of 13 to 15 years. ठीक है? Write an article paragraph, ठीक है? So according to a survey which was conducted for children between the age group of 13 to 15 years, the following capacities were noticed. अरे यार ये, okay, the following things were noticed. People who took to dance were approximately 30, 25. Most of them preferred music and so on and so forth. इस तरह से आपको सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है? The people who, क्या बोलते थे? The people who take care, the people who are interested in theater were approximately 40. ऐसे numbers देने हैं, फिर तो आपको sentences लिखना है। सारा एक ही sentence में मत भर देना, sentence को बढ़ाओ, ठीक है? जैसे आप बोलेंगे कि भाई साहब डांस में, ठीक है, write an article in over 20 schools about the different activities. तो आपके number of children who were interested in dance were between 20 to 30, ऐसा भी बोल सकते हैं. The number of children who were interested in cricket were between 40 to 50. Those who were interested in music were the highest, approximately 60, ठीक है? And those that were interested in art were approximately 30, and those that were interested in theater were between 30 to 40 or close to 40, ऐसा भी लिख सकते हैं. Between 30 to 40 भी लिख सकते हैं, close to 40 भी लिख सकते हैं, above 30 भी लिख सकते हैं. All these are absolutely okay, ठीक है? prepositions का यूज करते हुए आप जैसा भी चाहें लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पे देखो भाई साहब कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, हाउ डू यू गेट मार्क्स, ठीक है? 2 मार्क्स, ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड, सारे पॉइंट्स को आपने इंक्लूड किया है, मतलब यहाँ पे सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना मतलब डांस, क्रिकेट, म्यूजिक, आर्ट्स, थिएटर, और इसमें जो जो हैं इन सबको आपने इंक्लूड किया है, ठीक है? किसी को भी आपने एक्सक्लूड नहीं किया है, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है? सो ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड, वेल डेवलप्ड विद सस्टेन्ड क्लैरिटी, तो अच्छा खासा क्लैरिटी है, सस्टेन्ड क्लैरिटी, 1.5 मार्क्स, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड, सारे पॉइंट्स आपके इनकॉर्पोरेटेड है, रीजनेबली वेल डेवलप्ड, तो वेल डेवलप्ड है, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स मतलब आपने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप बोल रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स, मतलब सारे पॉइंट्स को अगर आप इंक्लूड ना करें तो आधे मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करें। भाई साहब टीन्स का 76% डाउनलोड्स, न्यूज वगैरह, ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होना बहुत जरूरी है, ऑल द पॉइंट्स, ठीक है? इसी से तो आपका लेंथ बढ़ेगा। इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है? रीजनेबली वेल डेवलप, ठीक है भाई साहब, लेकिन उतना भी वेल डेवलप नहीं है। 1 मार्क, सम पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट, थोड़े बहुत पॉइंट्स अगर आपने इनकॉर्पोरेट किए, बहुत सारे पॉइंट्स को आपने मिस कर दिए तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा इसमें, ठीक है? कंटेंट में आपका देखो 2 मार्क्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज में 2 मार्क्स है और एक्यूरेसी में 1, ठीक है? मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द गिवन टास्क आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड, तो भाई साहब आपका पूरा पूरा आधा मार्क्स चला गया इसमें। लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ द टास्क डेवलपमेंट, ठीक है? ज्यादा आप इसमें अवेयर नहीं है कैसे इसको करना है, ठीक है?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जिसमें भाई साहब आपके कितने हैं, 2 मार्क्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज हैज एक्चुअली गॉट 2 मार्क्स। हाईली इफेक्टिव स्टाइल केपेबल ऑफ कन्वेइंग द आइडियाज कन्विंसिंगली। आप बड़े आराम से इसको कन्विंस कर रहे हैं, जैसा दिया हुआ है वैसे ही आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। द वे इन विच इट हैज बीन गिवन हैज बीन रिप्रेजेंटेड। केयरफुली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट विद एन ऑर्गेनाइज्ड सिंगल पैराग्राफ प्रेजेंटेड कोहेसिवली, ठीक है। तो ये इसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया है आपने। हाईली इफेक्टिव रजिस्टर, ठीक है। Formal tone and vocabulary, relevant and appropriate sentences of conveying the ideas precisely and effectively। तो आपके relevant sentences हैं, ठीक है, इससे आप भाई साहब आइडियाज को precisely और effectively communicate कर रहे हैं। Frequent clarity of expression, ठीक है, most of the time, ज्यादा करके आपका clarity है expression में। Ideas well sequenced and related to the given top is maintaining all over cohesion of ideas। Range of vocabulary is mostly relevant and conveys the overall meaning and the purpose of the writing। तो पूरा मीनिंग आपका कन्वे होता है, ठीक है। इसमें आपका भाई साहब मार्क्स मिलने का है। इनकंसिस्टेंट स्टाइल, एक्सप्रेशन समटाइम्स ऑकवर्ड, 1 मार्क्स चला जाएगा। सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज इज समवॉट क्लियर एंड रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक, अटेम्प्टिंग टू मेंटेन अ जनरल ओवरऑल कोहेशन। तो भाई साहब समवॉट क्लियर है, पूरा क्लियर नहीं है क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ वोकैबुलरी इज लिमिटेड, अभी बार बार एक ही वर्ड का यहां पे हो सकता है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आपको वोकैबुलरी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर आप बार बार एक ही चीज बोलते रहेंगे, एक ही पैटर्न में बोलते रहेंगे, तो यू विल लूज मार्क्स, क्योंकि ये आपका एक डेटा है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स या डिफरेंट वोकैबुलरी अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन अनक्लियर, पुअर सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, बट आइडियाज रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक इन अ डिसजॉइंटेड मैनर, exhibiting a lack or coherence of ideas, very limited vocabulary और copying from the question। आप ऐसा कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चन से तो भी आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। Accuracy, spelling, punctuation and grammar consistently largely accurate with occasionally minor errors that do not impede communication, ठीक है। इसमें आपका 1 मार्क्स जाएगा। स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर डिस्प्ले सम एरर्स स्प्रेड अक्रॉस, बार बार वही एरर आपका होता जा रहा है, causing minor impediments to the message communicated। नो क्रेडिट, फ्रीक्वेंट एरर्स, बहुत ज्यादा एरर्स हैं आपके स्पेलिंग में। यहाँ पे तो स्पेलिंग में कोई एरर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारा सब कुछ तो आपको दिया हुआ है। पंक्चुएशन में काफी सारा एरर्स है, ग्रामर में तो आपका पूरा पूरा क्रेडिट चला जाएगा, ठीक है। यू आर गोइंग टू लूज द एंटायर 1 मार्क्स आउट हियर। पंक्चुएशन को मेंटेन करेंगे प्रॉपर, अगर आप जगह पे फुल स्टॉप और कॉमा लगा रहे हैं, कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करना है ये है। पंक्चुएशन में आपका परसेंटेज भी आ जाएगा। जैसे समझो यहाँ पे आप परसेंट, आपको जो डेटा दिया हुआ था ये परसेंटेजेस में दिया हुआ है, देखो, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ना परसेंटेजेस में दिया हुआ था, ये देखो एक्टिविटी परसेंटेज। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं तो भी आपका गड़बड़ होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस पीपल, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स दैट यू हैव, कोई इसमें कोई भी डाउट है, इसको ठीक से करना है। आपका स्कोरिंग टॉपिक है ये, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, जिसको अपन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी बोलते हैं। इसको आराम से करना है, सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। कोशिश आपका ये होगा कि रिपीटेड वर्ड्स को ना यूज करें, ठीक है। रिपीटेड वर्ड्स को, जैसे कहीं पे आपने लिखा है बिटवीन 30 टू 40, तो कहीं पे आप लिखो मोर देन 30, बस ऐसा करो। बिटवीन 30 टू 40 है किसी का ग्राफ, मोर देन 30 है कहीं का, ठीक है। और कहीं पे अगर जैसे मैक्सिमम के लिए आप यूज कर दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग आर सीन टू पार्टिसिपेट इन डांस, द नंबर इज अबव 60, ऐसा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, अलग अलग वर्बियाजेस को यूज करना है, अलग अलग सेंटेंसेस को यूज करना है। एक ही रिपीटेड पैटर्न में द नंबर इज 30 टू 40 एंड देन डांस इज 40 टू 60 एंड देन म्यूजिक इज 60 टू 70, ऐसे करेंगे तो नहीं मार्क्स मिलेगा भाई साहब, फिर रिपीटेड हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर आपका लैंग्वेज स्किल क्या है, ठीक है। वही सेंटेंसेस अगर आप यूज करेंगे, कहीं पे आप बोलिए बिटवीन 30 टू 40, कहीं पे आप बोलिए मोर देन 30, और कहीं पे आप बोलिए मैक्सिमम, कहीं पे आप बोलिए मिनिमम। ये सब आपको 5-6 डेटा तो होंगे ही ना भाई साहब, किसी को मैक्सिमम बनाओगे ही, किसी को मिनिमम बनाओगे ही, किसी को बोलो बिटवीन 30 टू 40, किसी को बोलो मोर देन 30, किसी को बोलो लेस देन 40, ऐसा, ठीक है। प्रिपेयर योर डेटा लाइक दिस, नॉट लाइक दिस इज बिटवीन 30 टू 40, दिस इज बिटवीन 40 टू 60, दिस इज बिटवीन 60 टू 70, ऐसा नहीं, वो तो दिख ही रहा है हमको, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो यूज योर वर्बियाजेस इन सच अ वे, अदरवाइज आपके रिपीटेड उसमें मार्क्स जाएंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपलम, समझ में आता है? एनी क्वेश्चंस पीपलम, एनी क्वेश्चंस? कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आप 10 साल भाई साहब इंग्लिश पढ़ चुके हैं। आई डोंट थिंक एनीथिंग शुड बी स्टॉपिंग यू इन राइटिंग अ सेंटेंस करेक्टली और यूजिंग द करेक्ट वर्बियाज एंड वोकैबुलरी।
आई डोंट, कुछ है क्वेश्चन बोलो। क्या क्या? लेटर राइटिंग में लास्ट का, मेरे हिसाब से तो लास्ट में अटेम्प्ट करो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई साहब। आप अपने राइटिंग स्किल्स में, आपका भाई साहब ग्रामर है, फिर आपका लिटरेचर है, इसको जल्दी निपटाओ। ठीक है, आपका जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सको, ये आपके ऊपर है। इफ यू फील दैट यू कैन, क्योंकि देखो जब आप पेपर अटेंड करते हो ना, पेपर अटेंड करने के टाइम पे ही आपका बहुत सारा ग्रामर चेक हो जाता है अनकॉन्शियसली। आप बहुत सारे ग्रामर को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिख रहे हो, तो उसमें आपका बहुत सारा करेक्शन होने लगता है। बाय द टाइम यू रीच योर राइटिंग स्किल ऑफ लेटर राइटिंग, यू आर ऑलरेडी लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आपके राइटिंग स्किल्स को आप बाद में अटेम्प्ट कीजिए, ये मेरा मानना है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर राइटिंग स्किल्स, यू कैन अटेम्प्ट इट एट द स्टार्ट। ठीक है, बट बाय, जब आप पेपर पढ़ते जाते हो तो ग्रामर आपका कंसोलिडेट होता जाता है ना, इतने सारे पैसेजेस आप पढ़ोगे, इतने सारे आंसर्स आप लिखोगे, तो आपका थोड़ा सा ग्रिप आ ही जाएगा, तो इट विल फोर्टिफाई यू। तो अटेम्प्ट इट एट द लास्ट स्टेज, बट इंश्योर दैट यू आर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर राइटिंग स्किल्स। वहां पे आपका क्रिएटिविटी लगेगा, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना है, चेकिंग भी करना है आपको कि आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं किए हैं। एक सेंटेंस को अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ग्रामर में, तो बार बार रिपीट कीजिए अपने माइंड में। ठीक है, ग्रामर में कोई सेंटेंस है या राइटिंग स्किल्स में अगर कोई सेंटेंस है, ट्राई एंड रिपीट इट इन योर माइंड, यू विल गेट द आंसर्स देयर। अगर आप नियम कानून लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट कंटिन्यूअस ये सब लगाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी सेंटेंस प्रॉपर तरीके से आएगा। नियम से तो नहीं आएंगे, और उतना नियम आप लगा भी नहीं सकते, उतना टाइम भी नहीं आपके पास। ठीक है, ऑल दैट मैटर्स ये कि आपको सुनने में क्या सही लग रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज मोर डिसाइसिव। ठीक है, तो उस तरह से आपको पेपर अटेंड करना है। इजी पेपर होता है इंग्लिश में, आज की तारीख में 90 प्लस आना कोई बड़ी बात नहीं है। लिटरेचर आप या तो जानते हैं या तो नहीं जानते हैं, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, उसका तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी आप कमाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यू अर्न इट। एक होता है आप यू लर्न इट एंड यू डिलीवर, और दूसरा होता है आप यू अर्न इट एंड यू डिलीवर। बस अब यहाँ पे आपका इंग्लिश पे कितना ग्रिप है, उस पे आपका बाकी का मार्क्स आ जाएगा। प्रॉपरली सिंपल सेंटेंसेस में आंसर्स लिखो, सिंपल रखो, ज्यादा हाई फंडू वोकैबुलरी, रेपिटेशन अवॉइड करो भाई, रिपीट मत करो चीजों को, डोंट रिपीट इट। ठीक है, एक ही चीज में आप बार बार रिपीट करोगे तो ये इसका भाई साहब इतना ही है, ऐसा ही इंप्रेशन। हैंड राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। राइटिंग स्किल्स को अगर आपको पहले रफ में लिखना है तो प्लीज लिखिए, लेकिन जब आप उसको फाइनली पेपर में लिख रहे हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है आपको कि आपका स्कोप है, एग्जामिनेटर एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अगर चाहे तो आपका मार्क्स काट सकता है। ठीक है, मूड खराब होगा तो आपका गंदा हैंडराइटिंग उसका और मूड खराब करेगा, डोंट डू दैट। ठीक है, अवॉइड दो स्किल्स, दो थिंग्स। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? ओके, ऑल द बेस्ट टू यू पीपलम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।